जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 27 मई और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम दोस्तों दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हिंदू एक्सप्लेन्स में से, जो कि मॉन्की पॉक्स वायरस के बारे है। और दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये भी हिंदू एक्सप्लेन्स में से, जो कि राइस फोर्टिफिकेशन के बारे है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों बस एक हफ्ता रह चुका है प्रीलिम्स के लिए, कुछ ही दिन रह चुके हैं। तो 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2022, ये हम पिछले 3 हफ्ते से सीरीज़ चला रहे हैं। आज मनमीत मैम ने इकोनॉमिक्स का लेक्चर लिया था, कल एक ही लेक्चर रह चुका है साइंस एंड टेक का, तो इसको देखना मत भूलिएगा। 12 बजे लाइव टेलीकास्ट होगा ये हमारे यूट्यूब चैनल पर, धर्मेंद्र सर साइंस एंड टेक लेंगे। बाकी दोस्तों हमारे 1 मिनट की सीरीज़ चल रही है थ्रू द यूट्यूब शॉर्ट्स, तो इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स हैं, लास्ट मिनट रिवीजन की बातें आ जाती हैं यहाँ पे, तो आपका सब ये मिस ना हो तो इसको देखते रहिए। एंड दोस्तों संडे को यानी 29 मई को सुबह 10 बजे मैं लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल से लूँगा। हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के PYQs हैं, तो ये डिस्कशन करेंगे जितने भी क्वेश्चंस 2011 से लेकर 2021 के बीच में आए हैं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए सुबह 10 बजे संडे को। और दोस्तों हफ्ता रह चुका है प्रीलिम्स के लिए, तो अगर अभी भी आपने टेस्ट नहीं दिया, अगर अभी भी आप सोच रहे हैं, अगर आप अभी आपको डर लग रहा है, तो दोस्तों अगर आप स्लीपी के साथ फुल लेंथ टेस्ट लिखना चाहते हैं तो अभी भी ऑफर हमारा वैलिड है, अभी भी ऑफर अवेलेबल है। 5 एवल्टीज फॉर प्रीलिम्स 2022 499 की आपको प्राइस पड़ेगी। वैसे ये 1000 रुपये के टेस्ट थे, अब 50% ऑफ लगा के 499 का पड़ेगा। यदि आपने ये टेस्ट अवेल करने हैं तो ज़रूर हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और इस 5 एफएलटीज़ को अवेल ज़रूर करिए। चलिए तो बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे। दोस्तों मंकी पॉक्स काफ़ी न्यूज़ में रहा है काफ़ी दिनों से, द मंकी पॉक्स वायरस। अब देखिए, अब एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी बीमारी का नाम आ जाता है। अभी लगा था कि कोरोना वायरस से चलो थोड़ा सा राहत मिली है, अब ये नई बीमारी आ गई। लेकिन क्या ये घबराने वाली बात है हमको? क्या ये उतनी ही चिंता की बात है जितनी कोरोना वायरस के टाइम पे थी? लगता तो नहीं है। देखिए अभी जो प्रेजेंट आउटब्रेक ये मंकी पॉक्स का हुआ है, तो अभी कम से कम 220-230 केसेस दुनिया भर में अक्रॉस 19 कंट्रीज सुनने को मिले हैं। प्राइमरली अगर हम बात करें यूके, स्पेन, पोर्चुगल, इन कंट्रीज में से काफ़ी ऐसे केसेस मंकी पॉक्स के आ रहे हैं। देखिए इस तरह के आउटब्रेक्स जो हैं ये अफ्रीका में भी बहुत बार हो चुके हैं, तो सेंट्रल अफ्रीकन रीजन है या वेस्ट अफ्रीकन रीजन है, तो काफ़ी बार वहाँ पे भी केसेस मंकी पॉक्स के आ चुके हैं। इनफैक्ट पहला केस भी मंकी पॉक्स का कॉन्गो से आया था 1970 में। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये जो पेशेंट्स हैं जिनको मंकी पॉक्स ये जो बीमारी हुई है, ये इनका ये कहना है कि भी हमने तो कहीं ट्रैवल करा नहीं इस तरह के एरिया में जहाँ पे ये डिजीज़ ऑलरेडी बहुत प्रेवलेंट हो। ठीक है, अब ऐसा पाया जा रहा है कि ये जो केसेस इनिशियली जो आ रहे थे, ये ज़्यादातर जो यंग आदमी हैं, खास करके जो गे कम्युनिटी में से हैं, उनमें ये केसेस ज़्यादा डिटेक्ट करे जा रहे हैं। ये कोई नया वायरस नहीं है, राइट। ये देखिए जो वायरस है, इसका जो पहला आइडेंटिफिकेशन हुआ था वो मंकीज़ में ही हुआ था, तभी करके इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। इसका आइडेंटिफिकेशन मंकीज़ में कब करा गया था? 1958 में। पहला ह्यूमन केस यानी कि पहला एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो हुआ था वो 1970 में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अब देखिए इस तरह की जो इन्फेक्शंस हैं, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन या इवन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ये पहले भी सेंट्रल अफ्रीकन और वेस्ट अफ्रीकन रीजन में हो चुकी है, राइट। और काफ़ी केसेस में डेथ भी हुई है, सिग्निफिकेंट मोर्टालिटी भी है, राइट। अब ये ज़्यादा ट्रांसमिशन कब होती है? जब क्लोज कॉन्टैक्ट में आप आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, तो ये नहीं कि सबकी ही डेथ होती है, यानी कि मोर्टालिटी हर केस में होगा। काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत माइल्ड होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी होते हैं, लेकिन अब चिंता का कारण ये है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजीज़ को अननोइंगली। अब एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट्स के बारे भी हमने देखा ही है कि बेशक आप इस एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन आप किसी को फिर भी बीमारी दे सकते थे, कोविड किसी और को भी हो सकता था। तो अब ये एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन का जो फंडा है वो कुछ हद तक इसमें भी है। बहरहाल जो इंक्यूबेशन पीरियड है इस वायरस का वो लगभग 5 से 21 दिन, यानी कि लगभग 1 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में है। अब क्या ये वायरस म्यूटेट करता है? देखिए कोरोना वायरस के तो रोज़ ही हम न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में नए नए तरह के म्यूटेशंस के बारे में पढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मंकी पॉक्स वायरस जो है ये डीएनए वायरस है ना। कोरोना वायरस जो है अपना वो आरएनए वायरस था। अब इस करके डीएनए वायरस होने के कारण इसका जो रेट ऑफ म्यूटेशन है वो काफ़ी कम है। इट्स सिग्निफिकेंटली लोअर दैन एज कम्पेयर टू द आरएनए वायरस लाइक आर कोविड-19। देखिए अब बहुत सारे जिनोम सीक्वेंसेस रिसेंट ईयर्स में पाए गए हैं फ्रॉम अफ्रीका, राइट। लेकिन दो डिस्टिंक्ट जिनोम्स जो है यहाँ पे थोड़ा चिंता का विषय है। एक तो कॉन्गो बेसिन यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन जो जिनोम है, और दूसरा जो वेस्ट अफ्रीकन जिनोम है। देखिए अब ये जिनोम्स क्या बताते हैं? देखिए ऑलमोस्ट जितने भी जिनोम्स आए हैं वो वेस्ट अफ्रीकन साइड से आए हैं, यानी कि वेस्ट अफ्रीकन जिनोम। जैसे कि हम कोरोना वायरस में कहते थे इंडियन वेरिएंट है ना, चाइनीज़ वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, तो वैसे मंकी पॉक्स में भी आप एक तरह से इसको याद रखने के लिए आप ये बात याद रखिए कि एक वेस्ट अफ्रीकन वेरिएंट है और एक आपका सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट है। ज़्यादातर जो केसेस आए हैं वो वेस्ट अफ्रीकन वेरिएंट से आए हैं। अब इसका
अगर हम बात करें कि कितना घातक है, तो वेस्ट अफ्रीकन वेरिएंट इतना घातक नहीं है एज कम्पेयर टू द सेंट्रल अफ्रीकन वन। ठीक है जी। अब देखिए, अब अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें, चेचक की बीमारी की बात करें, देखिए अब चेचक की बीमारी तो इरेडिकेट हो चुकी है। अब देखिए बहुत सारे जो नौजवान हैं, लेट्स से वो अब मिलेनियल किड्स हैं या मे बी मिड 90s के बाद बॉर्न हुए थे, अब उनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तो नहीं लगी होगी। अब स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, वैसे वो तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपको, इवन आपको प्रोटेक्शन मंकी पॉक्स वायरस के अगेंस्ट भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है ना, ये 1980 से डिसकंटिन्यू होनी शुरू हो गई थी, बिकॉज ये चेचक की बीमारी का खात्मा हो चुका था, एराडिकेशन हो चुका था। ठीक है। अब जो यंगर इंडिविजुअल्स हैं, ऑब्वियसली अब वो 1980s में जो नहीं पैदा हुए थे, जो 2000s में हुए हैं या लेट 90s में हैं, उनको तो वैक्सीन नहीं मिली होगी। तो इस करके ये समझ आता है कि ज़्यादातर ये जो जो बच्चों में जो केसेस सुनने को देख रहे हैं, जो हमको मंकी पॉक्स वायरस के जो केसेस बच्चों में सामने आ रहे हैं, बिकॉज इनको वैक्सीन पहले नहीं लगी हुई है। देखिए, अब पिछले 2 साल से कितना हम कोरोना वायरस से भी देश भर में, दुनिया भर में कितने सारे देश लड़ रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तजुर्बा तो हुआ है वायरस के साथ, कैसे लड़ा जाता है, कैसे वायरस को क्योर किया जाता है। ठीक है। अभी कोई वैक्सीन तो नहीं है मंकी पॉक्स वायरस के लिए, लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, है ना, ये सब चीज़ें हमने कोरोना वायरस के टाइम पे भी बहुत सक्सेसफुली करी है इस करके। और अगर हम अफ्रीकन देशों की बात करें, तो अफ्रीकन देश तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। अब चाहे वो इबोला है, चाहे वो जीका वायरस है, चाहे वो मंकी पॉक्स वायरस है। ठीक है। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो इस तरह के स्पोराडिक आउटब्रेक्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। तो ये जो तजुर्बा है ना, ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज है कि कैसे आउटब्रेक्स को कंटेन किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा आगे आगे जाके भी काम आएगा और अभी भी काम आ सकता है, खास करके उन देशों में जहाँ पे मंकी पॉक्स वायरस अभी केसेस जहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों यूपीएससी की आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, उसकी तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, प्रीलिम्स भी दे रहे हैं अगले हफ्ते। तो यदि दोस्तों देखिए, वैसे एज अ सेफ कैसे, चलो वैसे तो बैकअप के लिए कोई भी चीज़ सेफ नहीं होती, लेकिन एनी विच वेज अगर हम स्टेट सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पीसीएस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो ये स्टेट्स के जो सिविल सर्विस एग्जाम्स हैं, ये भी देने में कोई हर्ज नहीं है। एक अच्छा आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि चलो यूपीएससी दे रहे हैं, अगर नहीं होता तो बाय चांस पीसीएस हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे यूपी पीसीएस में बात करें तो 2 कोर्सेज हमने अभी यहाँ पे ऑपरेट करने शुरू करे हैं। एक तो है पीएसआईआर ऑप्शनल कोर्स और एक है दोस्तों सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स। तो यदि दोस्तों आपने इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लेनी है, इसके बारे और फीचर्स के बारे आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड इसके बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा नंबर है जो टोल फ्री नंबर है। चलिए, अगला आर्टिकल है जी, इंडियाज राइस फोर्टिफिकेशन प्लान एंड व्हाई इट हैज़ एक्सपर्ट्स वरिड। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम बात करें राइस फोर्टिफिकेशन की, अब क्या हुआ है ना, देखिए इस बात का तो हम नहीं झुटला सकते हैं कि हमारे देश में हंगर बहुत है, मैल न्यूट्रिशन बहुत है। हमारा रैंक देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना पीछे है, 101 नंबर पे है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे हम ये भी बात करते हैं, हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत दुबले पतले हैं, उनकी हाइट निकल जाती है, लेकिन उनके हाइट के प्रोपोर्शनेटली उनका वेट नहीं होता। अर्बन इंडिया में देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो जोमेटो और स्विगी से ही सारा कुछ खाना वगैरह मंगाते हैं। जो गांव में लड़के रहते हैं, जो गांव में बच्चे रहते हैं, उनके पास ये सुविधा नहीं होती है। तो अर्बन इंडिया में देखते हैं कि बच्चे ओवरफेड हैं और रूरल इंडिया में देखते हैं कि बच्चे अंडरनरिश्ड हैं, अंडरफेड हैं। अब केंद्र सरकार ने ना पिछले महीने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी कि जहाँ पे बात करी गई थी कि जो राइस है ना, राइस को फोर्टिफाई किया जाएगा, यानी कि फोर्टिफिकेशन, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट ऐड किए जाएंगे, थोड़ा पौष्टिकता जो उसको है उसमें पौष्टिक तत्व डाले जाएंगे ताकि राइस और न्यूट्रिशियस हो सके। और ये जो फोर्टिफाइड राइस है ना, ये जो तमाम सरकारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जिसके चलते राइस बांटा जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम पीएम पोषण स्कीम की बात करें, तो ये अब जो राइस बांटा जाएगा वो फोर्टिफाइड राइस बांटा जाएगा। ठीक है। अब ये गाइडलाइंस रिलीज करी गई थी बाय केंद्र सरकार। अब देखिए, अब हुआ क्या कि जो अब ये फोर्टिफाइड राइस की जो गाइडलाइंस तो अब रिलीज कर दी केंद्र सरकार ने, लेकिन हुआ क्या झारखंड में, अब देखिए झारखंड में काफ़ी ट्राइबल भाई रहते हैं हमारे। अब झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में लोगों ने कहा कि ये जो चावल दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो हम चावल पीडीएस शॉप से लेके आ रहे हैं, ये प्लास्टिक राइस है। ठीक है। उन्होंने झारखंड की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने फोर्टिफाइड राइस को रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमको नॉर्मल चावल चाहिए, हमको फोर्टिफाइड राइस नहीं चाहिए। तो यानी कि क्या फोर्टिफिकेशन में भी कोई मिलावट हो रही है? तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि फोर्टिफिकेशन होता क्या है। देखिए, अब फोर्टिफिकेशन यानी कि जो पौष्टिक तत्व है वो चावल में डालना। ठीक है। चावल में हो, चाहे गेहूं में हो, चाहे ऑयल में हो, चाहे मिल्क में हो, चाहे नमक में हो। तो सीधी सी बात है भैया कि एडिशन ऑफ की विटामिन एंड मिनरल्स, जैसे आयरन है, आयोडीन है, जिंक है, विटामिन हो गए, ए एंड डी, टू स्टेपल फूड्स जो हम खाते हैं, है ना, हम जैसे चावल, गेहूं, आटा, ठीक है, ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा। अब ये क्यों डाला जाता है? ताकि जैसे मैंने बोला कि पौष्टिकता की यहाँ पे बात करी जा रही है कि कैसे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सके, बेटर किया जा सके। अब जो इसमें फोर्टिफिकेशन होती है ना, जो क्वांटिटी डाली जाती है विटामिन की, मिनरल्स की, ये बहुत थोड़ी डाली जाती है और बहुत वेल रेगुलेटेड होती है।
अब फोर्टिफिकेशन करने से आपकी जो ईटिंग प्रैक्टिसेस हैं या ईटिंग पैटर्न्स हैं वो नहीं बदल जाते हैं, खाना पकाने का तरीका नहीं बदल जाता, खाने का टेस्ट नहीं बदल जाता, खाने की फ्रेग्रेंस नहीं बदली जाती, ठीक है। तो यानी कि अगर आप राजमा चावल खा रहे हैं और चावल अगर वो फोर्टिफाइड है तो राजमा चावल का टेस्ट वैसे ही लगेगा आपको, उसमें से आपको वैसी ही फ्रेग्रेंस आएगी जैसे पहले आती थी, और कुछ बदलाव नहीं होता, उसको पकाने का तरीका भी सेम ही है। नाउ व्हाई डज इंडिया नीड फोर्टिफिकेशन? अब बात यहाँ पे ये आती है, देखिए अब ये हमारे सामने जो डेटा आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, जो डेटा आया है अभी पीछे काफ़ी रिपोर्ट्स भी आई थी, देखिए बहुत सारी बातें अच्छी भी आती हैं डेटा में से, बहुत सारी बातें होती थोड़ी कंसर्न वाली होती हैं, है ना। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड है, देखिए अब किसी भी देश के लिए जो उसका युवा होगा वो सबसे बड़ा उसके लिए डिविडेंड होगा, सबसे बड़ा एसेट होगा। लेकिन जहाँ पे जो युवा है वो भूखा मर रहा है, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत पतले हैं, उनका वेट नहीं निकल रहा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स हैं, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स हैं, 6.5 फुट की उनकी हाइट है, कितने अच्छे वेल बिल्ट है, और हम अब अगर अपने प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका बिल्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं बचपन से होती है ना, कि बचपन से आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। और देखिए अब हो सकता है शहर में रह के आप ये सब चीज़ें इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोस्त बच्चा जो गांव में रहते हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज में से आते हैं। अब इस रिपोर्ट में से क्या बातें सामने आई थी कि देखिए 90% से ज़्यादा जो बच्चे हैं ना हमारे देश में, जो 6 महीने से लेकर 23 महीने तक, यानी कि लगभग 2 साल की उम्र तक, उनको ना पूरा खाना नहीं मिलता, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलती है, ठीक है। और इवन जो बच्चे हेल्दी लगते हैं ना दिखने में, जो बहुत मोटे लगते हैं, बहुत हेल्दी लगते हैं, लेकिन क्या वो सही में पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं? क्या उनके खाने में पौष्टिकता है? तो वो भी मैल नरिश्ड है। बिकॉज देखिए एक तो मैल नरिशमेंट एक हमारे कंट्री में एक समस्या है, और एक ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी की बात करें वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यदि आप सारा टाइम जोमेटो और स्विगी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, आप सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन तो नहीं है। बेशक आपका वेट ज़्यादा भी हो, बेशक आप दुबले ना हो, लेकिन दैट डजंट मीन कि भाई आप बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ें खा रहे हैं या आप एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि 25% ऑफ मेन फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 49 इवन दे वर अनीमिक। अब जो आदमी 45 साल का है या 40 साल का है, तो वो एकदम से एक दिन में तो अनीमिक नहीं हुआ ना, बचपन से ही वो बुनियाद तो वहीं से रखी गई है कि बचपन से उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड थी क्या वो पूरी तरह से मीट हो पा रही थी। और उसी तरह से औरतों की भी बात करें तो 57% फॉर वुमेन इन द सेम एज ग्रुप दे वर ऑल्सो फाउंड टू बी अनीमिक। 57% दोस्तों, कितना ज़्यादा ये परसेंटेज है, ठीक है। अब राइस कंजम्पशन पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना चावल यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं, है ना। बार बार हम आर्टिकल्स में भी डिस्कस करते रहते हैं कि इतना हम पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंडर द गार्ब ऑफ एक्सपोर्टिंग राइस। और लगभग देखिए दोस्तों भारत में लगभग 65% जो भारतीय लोग हैं वो चावल रोज़ खाते हैं। अब पर कैपिटा राइस कंजम्पशन की बात करें तो लगभग 7 किलो पर मंथ हर एक इंसान चावल ज़रूर खाता होगा, ठीक है। आप हो सकता है चावल ना भी खाते हो, लेकिन यहाँ पे एक जनरल यहाँ पे जो बात करी गई है। अब देखिए राइस क्या है, एक मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। अब राइस के मिलिंग प्रोसेस में जो हस्क है, ब्रान है और जो जर्म है, इसको रिमूव किया जाता है। अब इसको रिमूव करने के चक्कर में ना क्या होता है, कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिमूव हो जाते हैं। अब जो पॉलिशिंग की जाती है राइस की, पॉलिशिंग जो की जाती है हस्क की, वो फर्दर क्या करता है, दैट फर्दर रिमूव्स अराउंड अबाउट 75 to 90% ऑफ एसेंशियल विटामिन, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की यहाँ पे दोस्तों बात आ जाती है। तो जो एसेंशियल विटामिन है B1, B6, है ना, B3, विटामिन ई, तो यहाँ पे ये बात आ जाती है। अब देखिए ये FSSAI ने कुछ स्टैंडर्ड सेट करे हैं, तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। देखिए एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो जैसे आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, ठीक है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें नहीं मीट होती तो सप्लीमेंट्स खाते हैं। लेकिन भारत सरकार की ये कोशिश है कि लोग सप्लीमेंट्स ना खाएं, लोग अननेसेसरी आयरन की दवाइयाँ ना खाएं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बाद में जाके बुढ़ापे में जाके इन सब एलिमेंट्स की कमी होती है, तो फिर वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं कि क्यों ना बचपन से ही खाने में ही सुधार किया जाए और खाने में ही इस तरह के एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएं, ठीक है। अब हाउ इज राइस फोर्टिफाइड, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक 3 स्टेप प्रोसेस है। एक तो कोटिंग होता है, फिर डस्टिंग ऑफ राइस, और फिर एक एक्सट्रूजन यानी कि बाहर निकालना। देखिए जो कोटिंग होता है इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट है दैट हैज टू बी एडेड टू द फूड ग्रेन एंड दैट इज मिक्स विद द वैक्स और गम। डस्टिंग में क्या होता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना उसको फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में ब्लेंड किया जाता है विद द राइस, ठीक है। और जो डस्टिंग होता है, डस्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सट्रूजन में क्या होता है कि राइस जो है प्राइमरली फोर्टिफाइड होता है यूजिंग एक्सट्रूजन विच इन्वॉल्व्स अ प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, और इसको FRKs भी कहते हैं। एक बार जब राइस को मिल करते हैं उसके बाद उसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, और उसके बाद जो राइस फ्लावर है उसको मिक्स किया जाता है विटामिन, मिनरल्स और पानी के साथ। अब न्यू फोर्टिफिकेशन स्कीम की यहाँ पे बात चल रही है, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच पे लास्ट ईयर कहा था कि फोर्टिफाइड राइस हर एक सरकारी स्कीम में प्रोवाइड किया जाएगा बाय 2024। सो फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी सरकारी स्कीम है जहाँ पे चावल बांटा जाता है, तो आपका PDS हो गया,
टारगेटेड पीडीएस, ठीक है, आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, आईसीडीएस हो गया, फिर आपका प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण। ये दोस्तों ये जो स्कीम है ना, इसका ये नया नाम है। इसका पुराना नाम क्या था इस स्कीम का, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, याद रहे इसका पुराना नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ना। अभी जो फोर्टिफाइड राइस है इसको पैक किया जाएगा बैग्स में और यहाँ पे लोगो बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं लोगो आपको दिखा देता हूँ, देखिए +F लोगो है जो कि ब्लू कलर में है, ठीक है। यहाँ पे ये FSSAI ने स्टैंडर्ड्स जो प्रोवाइड करे हैं, तो उसके हिसाब से अब ये पैकेट्स में ऐसे दिया जाएगा कि जो +F का लोगो का ब्लैक में होगा और यहाँ पे लिखा जाएगा आयरन और विटामिन के साथ, आयरन और विटामिन के साथ यहाँ पे चीज़ लिखी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फोर्टिफाइड राइस शैल बी पैक्ड इन बैग्स विद एन इम्प्रिंटेड +F लोगो इन ब्लू एंड फोर्टिफाइड विद आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B1 टैगलाइन इन ब्लैक। चलिए, सो दोस्तों ये थे आज के 2 टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों बाकी हम मिलेंगे अब आपके प्रीलिम्स के बाद, हफ्ता रह चुका है। तो दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन जिन का प्रीलिम्स अगले संडे है, तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा जाए। तो दोस्तों एडिटोरियल डिस्कशन अब हम कंटिन्यू करेंगे 6 जून से। सो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।